हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। एक ऐसे है ऐसे 520 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मेरी समरी वीडियो यहाँ पर है ही और नोट्स भी मैंने लिखाए हैं, लेकिन बच्चे फिर भी बोल रहे हैं कि सर एक बार अगर ये ऐसे इंस्टीट्यूट मटेरियल के उससे पूरा का पूरा कर ले, ठीक है, तो हमें ये ऐसे काफ़ी बड़ा लगता है तो काम हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे बड़ा नहीं है, ऐसे क्या है, पार्ट के अंदर पार्ट है। और अगले आधा घंटा अगर आप मेरे को ढंग से देते हो तो ये पूरा का पूरा ऐसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। इसके बाद ऐसे ही मैं ऐसे 700 भी करा दूंगा जो रिपोर्टिंग वाला है, क्योंकि एमटीपी आरटीपी में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं तो वो भी कवर कर लूंगा। फिर एक वीडियो में करूंगा जहां पर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजीज के कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ कवर करूंगा। तो ये 3 वीडियोस आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज ही तीनों के तीनों कर दूं। ठीक है, अब मीनिंग में आते हैं सर। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने अंडरलाइन भी किया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डालने हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडियर? दीज आर रूटीन चेक्स विच आर टू आइडेंटिफाई एनी मिस्टेक्स एंड मैनिपुलेशंस जो किए गए हैं अकाउंट्स को बनाते समय। इसमें हम लोग बेसिकली ट्रेंड कंपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो डेटा अभी है उसको प्रीवियस डेटा से कंपेयर करते हैं, ये समझने के लिए कि भैया उसमें कितना चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस वैल्यूबल हैं या नहीं। एक बैकग्राउंड पहले समझ लेना। जब आप फर्दर पहले आप करते हो रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, ऐसे 315 में, फिर ऐसे 330 में आप करते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर के अंदर दो आते हैं, एक आते हैं कंप्लायंस प्रोसीडियर, एक आते हैं सबटेंटिव। अब सबटेंटिव प्रोसीडियर के अंदर भी दो आते हैं, एक आता है टेस्ट ऑफ डिटेल, एक आता है सैप। तो टेस्ट ऑफ डिटेल भी हो रही है और उसके बाद सबटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर भी हो रहा है, ठीक है, और वो चल रहा है ऐसे 520 के हिसाब से। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको पढ़ना ना पढ़ना आपका डिसीजन है। आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी अगर अगले आधे घंटे ध्यान से सुनोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब ऐसे 520 में सबसे पहली आती है डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडियर। व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इट सेज दैट एनालिटिकल प्रोसीडियर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा, कि फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप समझ जाए, जिससे अगर फिनेंशियल डेटा चेंज हो या नॉन फिनेंशियल डेटा चेंज हो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस होंगी। अगर फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेड लेवल तक हैं तो ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर है मतलब कुछ तो सोचने वाली बात है। इसलिए एनालिटिकल प्रोसीडियर यूज होते हैं। जैसे हमने एक रेशियो समझ लिया कि हर 10 रुपए का सामान बेचने के लिए हमको 2 रुपए ट्रैवलिंग कॉस्ट खर्चा होता है। तो अगर सामान 100 रुपए का होगा, 10 टाइम्स बढ़ा, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए, 20। अगर वो 25 हो रहा है मतलब ये आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन है। अगर ये मेरे टॉलरेबल रेंज के ऊपर है तो फिर ये मिस स्टेटमेंट है। अगर टॉलरेबल रेंज के नीचे है तो ये मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन मटीरियल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये भी एक एग्जांपल दिया, पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एनालिटिकल प्रोसीडियर के, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है बड़ा ही सिंपल। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन बनेगा नहीं, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग कि लेट्स से अगर एक सवाल बनता है व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीडियर, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडियर। तो डेफिनेशन वहां से आ गई, एग्जाम्पल कहां से आएगा? सबसे पहले कंपेरेबल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2025 के कंपेयर्ड विद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2024 के, सैलरी ऑफ 2025 कंपेयर्ड विद सैलरी ऑफ 2026। ठीक है, नेक्स्ट एंटीसिपेटेड रिजल्ट। बजट आपने बनाया था, आपने सोचा था कि ये होगा, कंपेयरिंग दैट विद एक्चुअल्स, क्या सोचा था क्या हुआ। सिमिलर इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन के साथ अपना कंपैरिजन करिए। इंडस्ट्री ग्रो की है 30% से, आप इंडस्ट्री का 50% करते हो मार्केट साइज, तो आपकी भी ग्रोथ मोटा मोटी 30 के आसपास होनी चाहिए, आप उल्टा डी ग्रो कर गए हो। दिस शोज कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडियर, देखो भाई ध्यान से समझना, यहां पर एनालिटिकल प्रोसीडियर में कौन सा डेटा डालना है, कौन से डेटा के ऊपर रेशियो चेकिंग करना है। सबसे पहले दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, आप उस फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा में रिलेशनशिप देखो, और दूसरा देखो कि वो चीज प्रिडिक्टेबल है कि नहीं। क्योंकि बात समझो, अगर कोई चीज प्रिडिक्टेबल नेचर का नहीं है,
रेकरिंग नेचर का नहीं है, तो उसका डेटा आप किसी और के साथ कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके यूनिट 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड यूनिट और सेकंड टर्म सब में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आप वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लाइक 10 की परसेंटेज आप 12 की परसेंटेज सेम बच्चे की कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 और 12 में सब्जेक्ट अलग है, बच्चा अलग है, पढ़ाई अलग है, कंटेंट अलग है। लेकिन 10वीं का रिजल्ट आप 10 कॉमर्स के बच्चों का कंपेयर कर सकते हो, 10 साइंस के बच्चों का कंपेयर कर सकते हो। इवन साइंस और कॉमर्स भी आपस में नहीं कर सकते, सीबीएसई और आईएससी भी आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं और प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, ओके। एक और तरीका क्या है, देखो, क्लाइंट के डेटा को इंडस्ट्री के डेटा के साथ देख लो, क्लाइंट के डेटा के कंपैरिजन कर लो सिमिलर सिमिलर प्रायर पीरियड डेटा के साथ, क्लाइंट के डेटा का कंपैरिजन कर लो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ। तो यहां पर आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा, क्लाइंट का डेटा विद ऑडिटर का डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट की क्या लग रहा है कितना होना चाहिए, क्लाइंट का डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब देखो, इतना एग्जांपल याद करने का दरकार नहीं है। आपका लेट्स से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आपके कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, 5 एग्जाम्पल लिख दिए, तो एक ये लिख लो, 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब वो डिफिकल्ट लग रहा है तो ये वाला लिख लेना, सारे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस पता सारे होने चाहिए। तो स्कोप क्या है भैया, स्कोप बड़ा सिंपल सा है कि हमको एनालिटिकल प्रोसीडियर को सब्टेंटिव प्रोसीडियर की हेडिंग के अंदर करना है, सो दैट हम एक ओवरऑल कंक्लूजन बना सके फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। देखो, हम एक ऑडिटर हैं, हमारा काम है रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना और सब्टेंटिव प्रोसीडियर करना। क्यों करना, सो दैट हम एक ओवरऑल कंक्लूजन बना सकें, ठीक है, कि ऑडिटर की क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द एंटिटी, ऑडिटर की क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द एंटिटी। नेक्स्ट, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडिंग। ठीक है, सबसे पहले आता है पर्पस, क्या पर्पस है इसका। तो एनालिटिकल प्रोसीडियर यूज कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप्स टू असेस वेदर अकाउंट बैलेंसेस ऑन अदर डेटा अपीयर रीजनेबल, कि वेदर ये रीजनेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो रीजनेबिलिटी कैसे पता चलेगी, ठीक है, आप उन बैलेंसेस का बैलेंस शीट में, पीएनएल में उनके बैलेंसेस ईयर ऑन ईयर पर कंपेरेबल हैं या नहीं है, ये देख के समझ में आएगा। ठीक है, तो पर्पस अगर कोई मेरे को पूछे कि एनालिटिकल प्रोसीडियर का क्या है, कि कंपेरेबल रिले मतलब डेटा को हमको देखना है मूवमेंट कैसी हुई है। अगर डेटा कंपेरेबल है तो मैं उसकी एनालिसिस करके ये देखूं कि मूवमेंट वाजिब है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये टेस्टिंग हो कैसे सकती है, ये टेस्टिंग हो सकती है इंटरफर्म, इंटरफर्म मतलब दो बिजनेस के बीच में, या इंट्राफर्म अपने अंदर ट्रेडिंग रिजल्ट्स को कंपेयर करके। ठीक है, मतलब अब मैं पार्ले हूं, ठीक है, अब मेरे को बिस्किट ही बिस्किट में कंपेयर करना है, तो सिर्फ गुड्डे के बिस्किट में कंपेयर कर लूं या क्रीम बिस्किट की पूरी लाइनअप में कंपेयर कर लूं, इंटरफॉर्म हो गया बिटवीन टू। या पार्ले को कंपेयर कर लूं दूसरी कंपनी से जो बिस्किट बनाती है, या बिस्क फार्म हो गया या कुछ है ना। ठीक है, तो आई हो गया इंटरफॉर्म या इंट्राफॉर्म। दूसरा बी, टू कंपेयर बैलेंसेस, कंपेयर बैलेंसेस क्या चीज के, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, और उसमें आपको रीजन खोजना है कि कोई अमाउंट बढ़ क्यों गया या घट क्यों गया। फिर तीसरा वेरिएंट एक्सपेंस रेशियो, ये मैंने क्लास में भी करके दिखाया था, सेल्स का परसेंटेज निकाल लो कि कोई एक्सपेंस सेल का कितना हिस्सा है और उसकी मूवमेंट देख लो। लास्ट में अगर ये डिफरेंस मटेरियल लग रहा है तो ऑडिटर को इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो मैंने बोला आईबीएम रिस्पॉन्स, आई फॉर इंट्राफर्म, इंटर या इंटरफर्म, बी फॉर बैलेंसेस, ई फॉर एक्सपेंस रेशियो, एम फॉर मटेरियल, अगर है तो हमको करना है रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो सर, आपको जब आप वहां पर बैठे हो, ठीक है, तो आपको किस पर एआरपी लगाना है, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर या सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर लगाना है, वो डिपेंड इसी चीज पर करेगा कि उस चीज की प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी अच्छी और वो डेटा
आपको ईयर ऑन ईयर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो डेटा आपको ईयर ऑन ईयर नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल की तरह पढ़ लेना, यहाँ पर जीएसटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट करके एक एग्जाम्पल दिया हुआ। ये आपके ऊपर है, रीड करना है कर सकते हो, नहीं करना छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो ऊपर वाले पार्ट में ऑलरेडी कवर हो गया। ठीक है। तो सर अगर मेरे को कोई आज राह चलते एक आदमी, एक छोटा बच्चा ये पूछे कि एनालिटिकल प्रोसीडियर का मेन फायदा क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा जब मैं ईयर ऑन ईयर कोई चीज को कंपेयर करता हूं तो मेरे सामने कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल अमाउंट, अनयूजुअल इवेंट या कोई ऐसा ट्रेंड जो शायद मेरी आंखें मिस कर गई हैं वो इंडिकेट हो जाता है। मे हेल्प टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और इवेंट और अमाउंट और रेशियो और ट्रेंड्स दैट मे इंडिकेट मैटर्स ऑफ ऑडिट इम्प्लीकेशन। ठीक है। अब जो लोग जानबूझ के, मैंने स्टडी मटेरियल निकाला जिससे जो भी इसको देख रहा है ना वो भी अंडरलाइन कर सके कि कीवर्ड क्या है और इतना लिख सके। ठीक है। सब अब एनालिटिकल प्रोसीडियर करना कब है, किस समय होता है? तीनों समय होता है, प्लानिंग में भी होता है, टेस्टिंग में भी होता है और कंप्लीशन के दौरान भी होता है, जब आप अपना ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। प्लानिंग के दौरान ये क्या चीज में हेल्प करेगा? आपको याद है कैसे 315 वेर यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड द क्लाइंट्स बिजनेस। तो जब आप वो अंडरस्टैंडिंग और एंटिटी ऑब्टेन कर रहे हो ना, ये कंपैरिजन ऑफ डेटा आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा वो एरियाज है जो हाईली रिस्की है एंटिटी के बिजनेस में, जिससे आप शायद प्रीवियसली अनअवेयर रहे होंगे बट अब अवेयर हो जाएंगे। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको पहले नहीं मिले थे, बट जब आप रेशियोज कंपेयर कर रहे हो, जब आप सेल्स कंपेयर कर रहे हो, तो आपको एक ही पार्टी का नाम बार बार आते हुए दिख रहा है। जब आप उसको डाइव इन करते हो आपको पता चलता है, ओ माय गॉड, ही इज अ रिलेटेड पार्टी। सो यू आर प्रीवियसली अनअवेयर ऑफ इट, नाउ यू आर अवेयर अबाउट इट। तो अब इससे क्या होगा? तुरंत यू विल चेंज द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीडिंग। अब जो समझाया इंग्लिश में। In the planning stage, analytical procedure assists the auditor in understanding the client's business and in identifying areas of potential risk by indicating aspects and developments in the entity's business of which he was previously unaware. उसको नहीं पता था. This information will assist the auditor in determining the nature, timing and extent of other audit procedure. ठीक है, उसके ऑडिट प्रोसीडियर का नेक्स्ट। अब आया सर सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर सैप। ठीक है, मैंने बोला ना, देखो 3B और C चला, अब 4 आया, अब आया सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर। इतनी देर से उसने अराइवल नहीं दिया था, इतनी देर से वो बता रहा था कि कब मुझे यूज कर सकते हो, अब वो आया है यूज करवाने के लिए। ठीक है, सैप बोलते हैं इसको, सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर। एक बार देख लो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई, पता चला बोलते चला गया, हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर से सेम बात याद रखना। ठीक है, कि फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर में दो तरह के प्रोसीडियर आते हैं। ठीक है, एक आता है कंप्लायंस, एक आता है सब्टेंटिव। सब्टेंटिव के अंदर दो आते हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और एक सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर। ठीक है, आइए। द ऑडिटर सब्टेंटिव प्रोसीडियर एट असर्शन लेवल मे बी टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो, आप किसी ऑडिटर को गला पकड़ के नहीं बोल सकते कि सैप तेरे को करना पड़ेगा ऐसे 520। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और दोनों भी कर सकता है। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब होता है इनवॉइसेस को चेक करना। सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर हो गया इनवॉइसेस को कंपेयर करना। तो मैं ये बोल रहा हूं, सैप एक आदमी तब करेगा जब उसको ये चीज पर भरोसा हो कि जो इंफॉर्मेशन ईयर ऑन ईयर पर प्रिपेयर की गई है वो इंफॉर्मेशन सही है। ये भरोसा उसको कैसे होगा? जब वो मैनेजमेंट की इंक्वायरी करे और उसको दिखे कि भैया मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल बढ़िया वाले लगा के रखे हैं, इसका मतलब है मैनेजमेंट ने जो डेटा भी बनाया होगा प्रीवियस ईयर में वो डेटा भी सही है। तो ये ना कंपनियां भी बनाती हैं, हम लोग भी बनाते हैं ना अपना ईयर ऑन ईयर यूट्यूब व्यूज या ईयर ऑन ईयर यूट्यूब मार्केट शेयर।
तो अगर मेरे ऑडिटर को मेरे इंटरनल कंट्रोल पर भरोसा है तो वो अपना एनालिटिकल प्रोसीडियर करने की जगह मेरा एनालिटिकल डेटा भी चेक कर सकता है। आओ किताब में। द डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीडियर टू परफॉर्म इंक्लूडिंग वेदर टू यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर और नॉट इज बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट। सैप करेगा या नहीं करेगा वो ऑडिटर डिसाइड करेगा। ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कौन से ऑडिट प्रोसीडियर यूज करने हैं ऑडिट रिस्क मिनिमम करने के लिए, ये सब ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा। ये वाला पॉइंट देखना। द ऑडिटर में इंक्वायर द मैनेजमेंट एज टू द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन की सैप करने के लिए। अगर उसको दिखता है कि मैनेजमेंट जो है वो रिलायबल है तो मैनेजमेंट ने जो एनालिटिकल प्रोसीडियर किया हुआ है ना उसी का डेटा उठा लो, विच इज ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। ठीक है। अच्छा, अगर आप टेक्निकली देखो ना तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वहीं पर ऐसे खत्म है, बट है ऐसे अभी आगे भी, समझाता हूं कैसे। अगला टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर। कौन सैप करूंगा या नहीं करूंगा ये किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अनिल दास का पीएनआर, ये डिपेंड करेगा अनिल दास के पीएनआर पर। एक एक इन्होंने बताया। फिर इसी को इसके बाद ही एक टॉपिक आएगा टेक्निक और उसी में ये निपट जाएगा ऐसे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर करेंगे या नहीं। अनिल दास का पीएनआर क्या सर? सबसे पहला ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा पर कि हमारे पास रिलायबल और रेलेवेंट डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अनिल दास का ए इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट, एन, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द असर्शन। असर्शंस क्या होते हैं याद है? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट। तो मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर यूज करूंगा या नहीं करूंगा वो डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा असर्शन चेक करना चाह रहा हूं। लेट्स से अगर मैं कंप्लीटनेस का कि सारे ट्रांजैक्शन बताए हैं या नहीं बताए हैं उसके लिए यूज करना चाहूं तो ये सही है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि वो एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी है या नहीं, उसके लिए मैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर कैसे कर पाऊंगा? वो सूटेबल ही नहीं होगा उसके लिए। ठीक है। जैसे आप हॉकी स्टिक लेके क्रिकेट नहीं खेल सकते और क्रिकेट का बैट लेके हॉकी नहीं खेल सकते, लेकिन क्रिकेट का बैट लेके क्रिकेट तो खेल सकते हैं। तो आप देखो कौन सा नेचर ऑफ असर्शन, कौन सा टाइप आप वेरीफाई करना चाह रहे हो। तो ए सबसे पहले हो गया अवेलेबिलिटी, एन हो गया नेचर ऑफ असर्शन, फिर हुआ इनहेरेंट रिस्क, मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग, कितना बड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। अगर मुझे लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का चांस बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा पता है? रेशियो वेशियो थोड़ा कम यूज करूंगा, उल्टा मैं एविडेंस टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा लूंगा। अगर मुझे लग रहा है इनहेरेंट रिस्क का चांस ज्यादा है, ठीक है, मतलब मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में मैं टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करूंगा। मैं आपका ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर कम करूंगा क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं होगा रेशियो कंपेयर करना। इंस्टेड मेरे को जो गड़बड़ लग रही है तो मैं और ज्यादा घुसने की कोशिश करूंगा इनवॉइसेस चेक करके। ठीक है। उसके बाद आया एल। ठीक है। फिर आया एल। एल क्या है सर? अनिल में एल कुछ भी नहीं है। ठीक है। अनिल में एल कुछ भी नहीं है। ठीक है। एल कुछ भी नहीं है। अनिल दास में ए था आपका अवेलेबिलिटी, डी था डी एग्रीगेशन। ठीक है। ए था आपका अकाउंट टाइप, एस था सोर्स। मैंने वो पूरा उसी में करा दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अनिल का एन होगा। अब एल नहीं है, डी पे आते हैं। डी डिस एग्रीगेशन। सर आपने एग्रीगेशन सुना होगा। एग्रीगेशन का मतलब होता है मिलाना, डिस एग्रीगेशन का मतलब होता है तोड़ना। हम बोल रहे हैं जो पीएल और बैलेंस शीट में जो डेटा है उसको जितने छोटे छोटे हिस्से में हम बाइफरकेट कर पाए उतना ज्यादा वो यूजफुल हो जाएगा मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स में
हम सेल्स और सेल्स रिटर्न को बाइफरकेट कर पाए, क्रेडिट और कैश सेल को बाइफरकेट कर पाए, क्रेडिट पीरियड 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज को बाइफरकेट कर पाए, तो इसमें सैप हम और अंदर ज्यादा घुस के लगा सकते हैं। ठीक है, अंदर और ज्यादा घुस के लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं डी एग्रीगेशन, चीजों को तोड़ पाना। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आता है ए, दास का ए, अकाउंट टाइप। ठीक है सर, सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर हर तरह के अकाउंट में सूटेबल नहीं होते, कुछ कुछ में होते हैं। जैसे बिल्डिंग वगैरह के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए इट विल नॉट बी सूटेबल। इट इज मोर सूटेबल ऑफ इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, बिकॉज दे आर मोर प्रिडिक्टेबल इन नेचर। जैसे सेल्स हो गया, कैश रिसिप्ट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, पावर लाइट फ्यूल एक्सपेंसेस हो गया, ये थोड़े प्रिडिक्टेबल हैं और रेकरिंग नेचर के हैं, इसलिए इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एस, सोर्स। कहां से आ रहा है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से आ रहा है। अगर ये वो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है विच आर हाईली प्रिडिक्टेबल और लार्ज नंबर में है, सिमिलर ट्रांजैक्शन है, तो मैं इन ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है, सैप आराम से लगा सकता हूं। लेकिन अगर वो नॉन प्रिडिक्टेबल नेचर के, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, तो उस पर मेरा सैप लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वो सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सडनली आ गए, पिछले 2-3 बार से कभी नहीं हुए थे, नॉन रूटीन हो गए, तो इस तरह के सोर्स पर आप सैप नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आया पीएनआर। पी इज प्रिडिक्टेबिलिटी, एन और आर तो कर लिया था। लास्ट, प्रिडिक्टेबिलिटी, कितना एफिशिएंटली हम वो डेटा को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि सर देखो, बहुत जरूरी है ये। अगर आप अभी ये आगे भी आएगा, अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि कितना एक्सेप्शन मिला, कितनी गड़बड़ मिली, तो मैं उसको मटेरियल मानूंगा। उसी से मैं बता पाऊंगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। उसी से मैं अपना टॉलरेबल एरर, मतलब बर्दाश्त करने की लिमिट निकाल पाऊंगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं सैप लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। अगर मैं उस डेटा की मूवमेंट, उसके ग्राफ को एक सर्टेन लेवल तक प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा कि अगर सेल्स इस तरीके से बढ़ी है 10-20% से, तो कॉस्ट ऑफ सेल किस तरीके से मूव होगा, अगर मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो सैप नहीं लगेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे किस में होता है, जब आप क्रिकेट देखते हो, तो जब आप एलबीडब्ल्यू देखते हो और वो रिव्यू के लिए डालता है, अब बॉल पैड पे लगी, तुम देखो वो प्रिडिक्टेबिलिटी ही तो करते हैं कि अगर बॉल ऐसे टप्पा खा, मतलब ऐसे टप्पा खा के ऐसे गई है, तो वो यही मान लेते हैं कि फिर वो यही एंगल पकड़ के आगे चलती चली जाएगी। स्विंग भी तो हो सकती है, बट उसको वो कंसिडर नहीं करते। तो क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल डेटा में मूवमेंट को सेम ही रखना चाहते हैं। ठीक है, कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है। नेक्स्ट, ये हो गया अनिल, अनिल दास का पीएनआर। ए फॉर अवेलेबिलिटी, डी फॉर डी एग्रीगेशन, ए फॉर अकाउंट टाइप, एस फॉर सोर्स, पी फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी, एन फॉर नेचर, आर फॉर इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, अनिल दास का पीएनआर। आइए नेक्स्ट। अब कौन सी टेक्निक आप यूज करते हो सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर की? हमने 2 क्वेश्चन पहले बताया आपको, ये तीसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स इन सब्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर? तो 4 टेक्निक है। रेस्ट स्क्वायर, रेस्ट स्क्वायर। पहला, आर, रेशियो एनालिसिस, जहां पर आप रेशियो कंपैरिजन करते हो। ये जनरली एसेट लाइबिलिटी में निकल जाता है, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ठीक है, या रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट में भी निकल जाता है कि सेल्स का इतना परसेंट एक्सपेंस है, सेल्स का इतना परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स है। पर ये वही निकलेंगे जो प्रिडिक्टेबल नेचर के होंगे। ठीक है, दूसरा, आर का दूसरा, रेशियो एनालिसिस के बाद एक और, रीजनेबलनेस टेस्ट, वेदर वेदर वो ट्रांजैक्शन रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, देखो सर, आपको रीजनेबल या नॉन रीजनेबल पता कब चलेगा? जब आप फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशन समझोगे।
कि अगर 1,000 एम्प्लॉय हैं तो 1.5 करोड़ रुपया खर्चा है सैलरी का, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। आप जब इस फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशन समझ लोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कोई एनालिटिकल प्रोसीडियर का जो डेटा निकल के आ रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर वो रीजनेबल है तो फिर ठीक है, अगर वो रीजनेबल नहीं है तो दैट मीन्स कि आप वहां पर चेकिंग करोगे। देखो मैंने इंग्लिश में हिंदी में भी लिखा है, दो अकाउंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं टू चेक द रीजनेबल अमाउंट। ठीक है, जैसे सेल्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया आपस में कंपेयर करके, तो हमको सेल्स और डिस्काउंट हो गया या कमीशन हो गया आपस में कंपेयर करके। वो कमीशन देते हैं ना कि भैया अगर 20,000 का सामान लिया आपने तो 2% ऑफ, 40,000 का सामान लिया तो 3% ऑफ, 60,000 का सामान लिया तो 4% ऑफ। तो यहाँ आप देखो ना, सेल के वैल्यू से डिस्काउंट कूपन को अटैच कर रहे हैं। आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कितना दिया जा रहा है कितना लिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हुआ। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, आर के 2 पॉइंट हो गए। अब आया एस, स्ट्रक्चर मॉडलिंग। देखो सर, बचपन में आपने ग्राफ बनाए थे, बार ग्राफ बनाया होगा, हिस्टोग्राम बनाया होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ठीक है, जहां पर आप एक मॉडल सेट करते हो, स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो जैसे लेट्स से पहले साल 10% ग्रोथ थी, अगले साल 20% थी, अगले साल 30% थी, तो अगले साल मेरे को लगता है 40% होगी। अब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर आप एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हो, स्टैटिस्टिकल मॉडल। ये सेम चीज एक्सेल शीट में भी करते हो आप। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो वो फॉर्मूला अपने आप सारी चीजें भर देता है। दैट इज अ मॉडलिंग स्ट्रक्चरल टूल। तो ये भी यूज किया जा सकता है प्रिडिक्टेबल ट्रांजैक्शंस का डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेक करने के लिए। ठीक है, अब आया टी, स्ट्रक्चरल मॉडल के बाद ट्री, ट्रेंड एनालिसिस। कैसे कोई चीज मूव कर रही है। ठीक है, ये बोलता है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक, इट इज कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंस और विद अ ट्रेंड in two or more prior period balances. The auditor evaluates whether the current balance of an account moves in line with the trend established with the previous balances of that period. मतलब अगर मेरे को नेट प्रॉफिट दिख रहा है 2% से फर्स्ट ईयर में, 4% से नेक्स्ट ईयर में, 6% से, फिर 8% से ग्रो किया, तो इस बार क्या होना चाहिए, 10% से ग्रो होना चाहिए। अगर 10% के अलावा वो 8 या 7 या ऐसे कुछ में हुआ तो भैया हमको पता है कि चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्ट स्क्वायर हो गया। एनालिटिकल प्रोसीडियर यूज्ड एज सब्टेंटिव टेस्ट। ठीक है, यूज्ड एज सब्टेंटिव टेस्ट। ये अब ये ना इस ऐसे का लास्ट पार्ट है। ये क्या है पहले बात समझो। ठीक है, अक्सर क्या होता है, एक गड़बड़ हो जाती है। बच्चा क्वेश्चन अगर आप देखो 8 का 7 और ये जो टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्टेंटिव, ये काफी सिमिलर लगते हैं आपस में। बट आपको डिफरेंस कहां पर देखना है मैं बताता हूं। यहां बोलता है एनालिटिकल प्रोसीडियर यूज्ड एज सब्टेंटिव टेस्ट। बात समझो, यहां पूछ रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी विल यूज सैप। सैप कब इस्तेमाल होगा, सैप कब इस्तेमाल होगा। और इसके पहले वाला जो है, ठीक है, इसके पहले वाला जो है वो ये डिसाइड करने के लिए किया गया है कि भैया कहाँ गया वो फैक्टर वाला। हाँ, वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड
सूटेबल फॉर सैप, मतलब सैप जिस पर कर रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए, और ये है कि सैप कब करना चाहिए। तो दोनों में फर्क अभी क्लियर है। ये है कि सैप कब करना चाहिए, वो है सैप किस तरह के डेटा पे करना चाहिए। चलो अब शुरू करें। आओ सर, सबसे पहले डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीडियर। अभी देखो यही, इसी पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। कैसे? पहले यहां पर देखो सूटेबिलिटी के बारे में एक एक बताएगा, फिर सूटेबिलिटी के बारे में 4 पॉइंट आएंगे, सूटेबिलिटी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने सब मार्क करके रखा है। फिर रिलायबिलिटी थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेप्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू टॉलरेबल एरर थोड़ा सा बड़ा होगा, और ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। पहले डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के बाद है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के बाद है फैक्टर, फैक्टर के बाद है टेक्निक, टेक्निक के बाद है कब इस्तेमाल करना है। फिर से सबसे पहले है डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के बाद है फैक्टर कि कौन सा सैप जाएगा, उसके बाद है टेक्निक, ठीक है, कौन से करनी है, और फिर है सैप करना है या नहीं करना है, वो क्या चीज पर डिपेंड करता है। बस 5 टॉपिक है इसमें, ऐसे 520 5 टॉपिक। ठीक है, अब पता नहीं डर क्यों लगता है आपको इससे। आइए, ये पहले एक 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन, फिर इनके अंदर भी छोटे छोटे 3 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले ओवरऑल क्या चीज पर डिपेंड करता है कि हम लोग सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेंगे, वो डिपेंड करता है द सूटेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीडियर, क्या ये सही है इस जगह में, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन दे रही है क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं, डेवलप एन एक्सेप्शन, कितना गलती होने का चांस हमको एक्सपेक्टेड है, डिटरमाइन एक्सेप्टेबल लेवल, हम कितना बर्दाश्त करेंगे। ये टॉलरेबल एरर है लास्ट वाला, और ऊपर वाला है कि हमको कितना चांसेस लग रहा है गड़बड़ का, और नीचे वाला है कि जैसे अगर एक गाड़ी रास्ता में ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ा रही है सैटरडे नाइट को, जब पुलिस वाला पकड़ता है तो उसके दिमाग में 70% ये बात श्योर होती है कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है वो दारू पी के चला रहा होगा। ठीक है, तो वहां उसने दिमाग में एक एक्सेप्शन लगा के रखा है। अब उसमें 30 ml तक या कुछ है ना, उतना तक अगर आपके लिकर मतलब ब्लड में लिकर कंटेंट है तो उसको ड्रंकेबल नहीं माना जाता। तो वो है टॉलरेबल एरर, बर्दाश्त करने की लिमिट। ठीक है, आइए, मैंने हाईलाइट करके रखा है पॉइंटर्स। सबसे पहला है सूटेबिलिटी, टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग अकाउंट ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। सूटेबिलिटी कैसे समझ में आएगी? आपने जो रॉम चेक किया है और जो आपने टेस्ट ऑफ डिटेल किया है, मतलब इनवॉइसेस चेक किया है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करो क्या सैप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी कैसे समझ में आएगी? डेटा की रिलायबिलिटी, डेटा की रिलायबिलिटी कैसे समझ में आएगी? किस सोर्स से डेटा आ रहा है, किस नेचर का आ रहा है, कंपेरेबल है कि नहीं, रेलेवेंस है कि नहीं। ये सेम बात ऐसे 500 में पढ़ाई गई है आपको। इसका एक्रोनिम है शो कॉज नोटिस, एस फॉर सोर्स, सी फॉर कंपेरेटिबिलिटी, एन फॉर नेचर। नेक्स्ट, अब आप एक एक्सेप्शन डेवलप कर लो अपने अंदर, ठीक है, कि मेरे को लगता है कि अगर 20% से ज्यादा गलत निकला तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, एंटिटी लेवल पर। तीसरा, डिटरमाइन द, अब देखो ये इंग्लिश में इतना बड़ा लिखा है ना, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? टॉलरेबल एरर। मैंने बोला 10%, जितना डेटा लिखा हुआ है उससे 10% तक अगर डिफरेंस आया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, उसके ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 10% तक कर लूंगा, उसके ऊपर नहीं करूंगा। अप टिल 10% आई कैन टेक केयर। ठीक है, तो इसका एक्रोनिम हो गया, ठीक है, मतलब इसका मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि इस चारों पर अभी बातचीत है आगे। तो एक है सूटेबिलिटी, एक है रिलायबिलिटी, एक है एक्सेप्शन, एक है डिफरेंस। अगर आपको इसमें बनाना है तो आप सैड रे बना सकते हो। ठीक है, एस फॉर सूटेबिलिटी, ठीक है, एस फॉर सूटेबिलिटी, ई फॉर एक्सेप्शन, डी फॉर डिफरेंस, आर फॉर रिलायबिलिटी, सैड रे।
सैड रे, सैड रे। ठीक है, आइए अब सूटेबिलिटी पर आते हैं। सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीडियर फॉर गिवन असर्शन। क्या एक पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीडियर सूटेबल होता है या नहीं होता? लव यू रे, इसका एक्रोनिम है लव यू रे। कैसे पता चलेगा कोई चीज सूटेबल है कि नहीं? एल, जब वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो विच टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल। ज्यादा होंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, प्रिडिक्टेबल होंगे तभी तो हमको अच्छा रेफरेंस मिलेगा उस चीज का। देर इज सम रिलेशनशिप अमंग डेटा विच एग्जिस्ट एंड विच इज कंटिन्यूड। मतलब जो चीजें आप एनालिटिकल प्रोसीडियर में कंपेयर कर रहे हो, जैसे सेल्स और सेल्स एक्सपेंस या सेल्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उनमें कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए और वो रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि वो मूव कैसे कर रहा है। तीसरा, ऑडिटर के हिसाब से वो इफेक्टिव होगा कि नहीं। व्हाट इज द ऑडिटर्स असेसमेंट? ऑडिटर के हिसाब से क्या ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, इस चीज पर सैप लगाना टू गेट द इंफॉर्मेशन। लास्ट में अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल। कभी कभार आप कॉमन सेंस भी यूज करते हो, ठीक है, तो अगर उस पे देखो कॉमन सेंस अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, वो भी एक एनालिटिकल प्रोसीडियर की तरह काम कर सकता है। जैसे अगर 3 दिन पानी बरसा तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, चौथा दिन भी बरसेगा ही। दैट इज एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टेड मॉडल। वाई अनसोफिस्टिकेटेड? क्योंकि इसमें कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल नहीं बनाया ना मैंने, इसीलिए। तो लव यू रे कैसे निकला? एल लार्ज, यू अनसोफिस्टिकेटेड। एल लार्ज, ठीक है, यू अनसोफिस्टिकेटेड, आर रिलेशनशिप, ई इफेक्टिव। लव यू रे, ठीक है, एल लार्ज, यू अनसोफिस्टिकेटेड, लव यू रे, आर फॉर रिलेशनशिप, ई फॉर इफेक्टिवनेस। लव यू रे। तो अगर कोई तुमको पूछा 4 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए, सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीडियर कैसे पता चलेगी, तो तुम बोलना वो ट्रांजैक्शन पहली बात लार्ज होना चाहिए, वो उसमें अनसोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप हो या प्रिडिक्टेबिलिटी हो तो भी काम कर जाएगा। उसमें ऑडिटर को लगना चाहिए कि इट इज इफेक्टिव फॉर गेटिंग मटेरियल एविडेंसेस। और लास्ट में ई, वो सॉरी आर, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। लव यू रे, ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ में मैंने 3 पॉइंटर्स मार्क किए हैं जो लाइन की तरह आपको याद करने हैं। सुनिएगा ध्यान से। पहला, और रीजन के साथ बताऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडियर गिव डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस। जितना घुस के आप चेक करोगे उतना ज्यादा आपको अश्योरेंस मिलेगा। अब एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को आपने अपार्टमेंट में डिवाइड किया, अपार्टमेंट को आपने रेंटल रेट पर डिवाइड किया, रेट को फिर आपने नंबर ऑफ अपार्टमेंट में बांटा, फिर उसमें कितने वेकेंट हैं कितने नॉन वेकेंट हैं उस पर बांटा, उसके बाद उसको चेक किया। कंपेयर टू आपने बिल्डिंग के वैल्यूएशन को चेक किया। जितना डेप्थ में आप चेक करोगे उतना ज्यादा अश्योरेंस का लेवल आपको मिलेगा। बट ये डिपेंड करेगा फिर वही इनहेरेंट लिमिटेशन, टाइम पर, बेनिफिट पर और कॉस्ट पर। Determination of suitability of a particular substantive analytical procedure is influenced by the nature of assertion and the auditor's assessment of the risk of material misstatement. अगर ऑडिटर सोच रहा है रॉम ज्यादा है तो वो वहां पर सैप बहुत कम यूज करेगा, हमने अभी पीछे भी बोला, क्योंकि वहां पर वो टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करेगा, ठीक है। अगर किसी चीज पर ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और उसको लग रहा है कि रॉम कम है, ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है, वहां पर वो सैप यूज करेगा। देखो क्रक्स में मैंने लिखा, सैप कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड एंड डेटा इज रेलेवेंट एंड रिलायबल, तभी हो पाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर substantive analytical procedure may also be considered suitable when the test of details are performed on the same assertion. अगर सेम उसी असर्शन पर आपने टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म किया है, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म किया है ऑन द सेम असर्शन इटसेल्फ, ठीक है, तो फिर उस केस में अगर उसी असर्शन पर आपने किया है, टीओडी कर लिया, तो टीओडी से हमको ये तो सेटिस्फैक्शन मिल गया कि बिल्स सही है। अब उन सही बिल्स को अगर मैं दूसरे ईयर के डेटा से कंपेयर करूंगा तो सेटिस्फैक्शन का लेवल हायर हो।
ठीक है, नेक्स्ट, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। मैंने बोला ना अब ये बड़े हो जाएंगे। तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कैसे पता चलेगा? SCN से, शो कॉज नोटिस से। ये ऐसे 500 में भी आया हुआ है। एस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको कहां से मिल रही है? वो डेटा जो आपको एंटिटी के अंदर से मिल रहा है वो ज्यादा रिलायबल है, जो बाहर से आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है। कंपेरेबिलिटी, वो इंफॉर्मेशन को आप कितने अच्छे से कंपेयर कर सकते हो एक ईयर से दूसरा ईयर, वो रेलेवेंट है कि नहीं वो इंफॉर्मेशन। फिर जो कंट्रोल्स हैं ओवर द प्रिपरेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए उसके ऊपर। अगर इंटरनल कंट्रोल्स काफी स्ट्रांग है मतलब डेटा हाईली रेलेवेंट और रिलायबल होगा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया है तो एक बार देखोगे ये पढ़ के देखो, ठीक है? मैं बहुत आस्ते पढ़ूंगा इसको। और ये क्रक्स एकदम सेम चीज है। देखो, द ऑडिटर में कंसिडर टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, if any, over the entity's preparation of information used by the auditor in performing SAP in response to risk. When such controls are effective, the auditor has greater confidence in the reliability of the information and therefore in the results of analytical procedure. अगर कंट्रोल तगड़े हैं, कंट्रोल से डेटा आया है तो डेटा भी तगड़ा होगा। अगर डेटा तगड़ा होगा तो उस पर मैं लगाऊंगा ये क्या बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीडियर, तो वो भी उसका रिजल्ट भी तगड़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्ट। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा अंदर से आ रहा है ना। इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। इतना डिफरेंस अगर हुआ तो मिस स्टेटमेंट है। ऑडिटर अपने दिमाग में बेस्ड अपॉन 3 फैक्टर्स ADA, ये डिसाइड, या A²D, ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंट एक्सेप्शन वैल्यूएबल होगा। मतलब कितना हद तक अगर नॉर्मल से हटके बात निकली तो अपने इसको मिस स्टेटमेंट मान सकते हैं। जैसे, नाउ दिस विल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। सबसे पहले, accuracy with which the expected result of substantive analytical procedure can be predicted. If there is high predictability एक चीज का फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन्स, तो यहां पर हम सैप लगा सकते हैं क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है। देखो यही बात पीछे भी बोला था। डिसएग्रीगेट, याद है स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई चीज को आप छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं तो फिर आप उनका अलग अलग लेवल सेट कर सकते हैं मिस स्टेटमेंट का, तो वहां पर आप सैप को यूज कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल। सर, आपको फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दोनों डेटा मिलना चाहिए सैप करने के लिए। बोलो क्यों? क्योंकि तभी तो आप डेफिनेशन में जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा, वो तभी तो मिल पाएगा। तो A²D में A फॉर एक्यूरेसी, A for accuracy, A for availability, D for disaggregate. लास्ट पॉइंट, टॉलरेबल एरर। ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि कितना डिफरेंस बिटवीन वो अमाउंट जो रिकॉर्डेड है वो और वो अमाउंट जो मैंने खोज के निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू, कितना डिफरेंस उनमें मैं बर्दाश्त करूंगा एज पर मटीरियलिटी। मतलब ये मेरी बर्दाश्त की लिमिट है, कितना तक मैं बर्दाश्त कर लूंगा, या इंडिविजुअल लेवल पर या एग्रीगेट लेवल पर, इस पर मेरा सैप डिपेंड करेगा। ऐसे खत्म, ऐसे खत्म। आपने चारों फैक्टर देखे, सूटेबिलिटी देखा, रिलायबिलिटी देखा, एक्सेप्शन रिपोर्ट देखी, और अब देखा बर्दाश्त करने की लिमिट, टॉलरेबल एरर। ऐसे खत्म, एनालिटिकल प्रोसीडियर ओवर। अब एनालिटिकल प्रोसीडियर की इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट निकला, ये तो सिर्फ प्रोसीडियर है, अभी काम खत्म थोड़ी ना हुआ। अब जो डिफरेंसेस आपको निकले जो टॉलरेबल लेवल के ऊपर थे, अब आप मैनेजमेंट को इंक्वायर करो।
मैनेजमेंट से रिस्पॉन्स मांगो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। इसके लिए अगर आपको और ऑडिट प्रोसीडियर करने पड़े तो वो भी करो। कभी कभार पता है ऐसा भी होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना एंटिटी के बारे में, ऐसे 315, वो चेंज हो जाती है। आपको पहले लगा था वो ऑनेस्ट है, अभी दिख गया डिसऑनेस्ट है। तो इसकी वजह से भी आपको और ऑडिट प्रोसीडियर करने पड़ेंगे। ठीक है। लास्ट, एनालिटिकल प्रोसीडियर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। एनालिटिकल प्रोसीडियर का काम क्या है? जब आप ऑडिट ओपिनियन अपना दे रहे हो, इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन एज टू वेदर आपकी जो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग है और जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा है वो सेम है कि नहीं। वो आपको रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। इट इज बेसिस ऑन दिस दैट यू गिव योर ऑडिट ओपिनियन। ठीक है। एंड दैट कंप्लीट्स योर ऐसे 520। अब जरूर बता देना कि ये स्टेप बाय स्टेप करके आपको बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच।